अगर एक ऐसी सिस्टम डिजाइन की जाए जो पूरे देश को चलाने के लिए बनाई गई हो और उस सिस्टम के अंदर एक ऐसी एंटीवायरस मशीन फिट कर दी जाए जिसका एक ही काम हो। सिर्फ उन कानूनों को डिस्ट्रॉय करना जो आम नागरिकों के बेसिक राइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। राइट। एग्जैक्टली। लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर सिस्टम को कंट्रोल करने वाले लोग खुद ही उस एंटीवायरस मशीन का कोड बदलने की कोशिश करें। एक ऐसी लड़ाई जहां कानून बनाने वाले और कानून को बचाने वाले आमने सामने आ जाएं। ये तो सुनने में ही किसी साइफाई थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगती है ना? पर यार ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सच में सबसे फैसिनेटिंग रियलिटी है। आज के इस डीप डाइव में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस सबसे शक्तिशाली हिस्से पर फोकस करेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए एक अभेद्य ढाल का काम करता है। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13 की। और देखो, आज की ये चर्चा किसी ड्राई या बोरिंग लीगल टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं होने वाली। हाँ, हम लोग पावर, अथॉरिटी और एक डेमोक्रेटिक देश में रूल ऑफ लॉ को जिंदा रखने के उस नाजुक बैलेंस को समझेंगे। मुझे तो लगता है ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। पता है, मेडिकल साइंस में जब कोई डायग्नोसिस होता है तो वहां एक क्लियर प्रिसिजन होती है। एक एक्सरे बताता है कि हड्डी टूटी है या नहीं। बाइनरी सिचुएशन होती है, या तो ठीक है या फ्रैक्चर्ड है, सिंपल। राइट। लेकिन जब बात सोसाइटी, लॉ और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की आती है तो ये एक्सरे मशीन इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हो तो वहां एक डायग्नोस्टिक मडी वाटर क्रिएट हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 13 की। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन है जो अश्योर करता है कि स्टेट की पावर, चाहे वो कितनी भी एब्सोल्यूट क्यों ना लगती हो, वो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच नहीं कर सकते। ये इस देश में इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि किसी भी अथॉरिटी के पास आर्बिट्री पावर नहीं है कि वो ह्यूमन राइट्स को ऐसे ही छीन ले। तो इस पूरे मैकेनिज्म को डीपली समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। हाँ, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर जब ये देश एक रिपब्लिक बन रहा था। देखो, आर्टिकल 13 अपने आप में 2 अलग-अलग टाइमलाइंस और बाउंड्रीज सेट करता है। सबसे पहले बात आती है आर्टिकल 13(1) की। हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, लेकिन इस डेट से ठीक पहले देश में अंग्रेजों के बनाए हुए हजारों कानून और लोकल लॉज पहले से एग्जिस्ट करते थे। से देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिल गए। तो उन पुराने कानूनों का क्या होगा जो इन नए राइट्स के खिलाफ थे? यही सवाल है। तो आर्टिकल 13(1) इसी सिचुएशन को एड्रेस करता है। ये स्ट्रिक्टली कहता है कि 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले एग्जिस्ट करने वाली लॉज, जिन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हैं तो वो शून्य यानी वॉइड माने जाएंगे। राइट। एग्जैक्टली। उनकी इनकंसिस्टेंसी की लिमिट तक वो वॉइड हो जाएंगे। लेकिन देखो, सिर्फ पास्ट के लॉज को फिक्स करना काफी नहीं था। फ्यूचर के लिए भी तो कोई सॉलिड बैरिकेड चाहिए था। बिल्कुल। और ये बैरिकेड बनकर सामने आया आर्टिकल 13(2). इस प्रोविजन ने सीधे तौर पर स्टेट को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि फ्यूचर में स्टेट ऐसी कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो राइट्स को छीन ले या उन्हें कम कर दे। और अगर लेजिस्लेचर गलती से या जानबूझकर ऐसा कोई कानून बनाता भी है तो वो लॉ ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। ये एक ऐसा सेल्फ एग्जीक्यूटिंग मैकेनिज्म है जो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में रन करता रहता है। हाँ। मैं तो इसको एक अल्टीमेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मानता हूं जो सिस्टम में आने वाली हर एक नई फाइल को स्कैन करता है और वायरस मिलते ही उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एंटीवायरस वाली एनालॉजी वैसे बहुत परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे गहरा सवाल पैदा होता है कि आखिर इस एंटीवायरस के लिए कानून यानी लॉ का मतलब क्या है? अगर हम टेक्निकली सोचें तो कानून का मतलब वही होता है जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज पास करती है ना। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की विजनरी सोच देखिए। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि राइट्स का वायलेशन सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए बड़े एक्ट से नहीं होता है। राइट। ग्राउंड लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या सदियों से चली आ रही प्रथाओं से भी होता है। एग्जैक्टली। इसीलिए आर्टिकल 13(3) में कानून की इतनी ब्रॉड डेफिनेशन दी गई जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इसमें सिर्फ एक्ट्स नहीं बल्कि ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस को शामिल किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, टेरिटरी ऑफ इंडिया में फोर्स रखने वाले कस्टम्स और यूसेजेस को भी।
ये कस्टम्स और यूसेजेस को लॉ के कैटेगरी में रखना एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक था। मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ। ऐसा क्यों था? क्योंकि एक लंबे अरसे तक सोसाइटी में अनटचेबिलिटी या लोअर कास्ट्स को मंदिरों में जाने से रोकने जैसी प्रथाएं एज अ कस्टम प्रैक्टिस की जाती थी। हाँ, इन प्रथाओं को किसी पार्लियामेंट ने थोड़ी पास किया था। ये तो बस सोसाइटल रूल्स थे जो चले आ रहे थे। बिल्कुल। अगर आर्टिकल 13(3) इन कस्टम्स को कानून की डेफिनेशन में ना रखता, तो आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को लीगली चैलेंज करना नामुमकिन हो जाता। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऑपरेशन किसी भी रूप में आए, अगर वो फंडामेंटल राइट्स से टकराएगी तो आर्टिकल 13 की ढाल उसको वहीं ब्लॉक कर देगी। सही कहा। अब आगे सोचिए, जब ये एंटीवायरस कंटिन्यूअसली लॉज को स्कैन करके उन्हें ब्लॉक करता है, तो जुडिशरीज इस करप्टेड कोड को सिस्टम से निकालती कैसे हैं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, जिन्हें हम लीगल डॉक्ट्रिन्स कहते हैं। हाँ, और इन्हें हमें सिर्फ थ्योरीज की तरह नहीं, बल्कि रियल लीगल ऑपरेशंस की तरह समझना चाहिए। सबसे पहला टूल है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसे सेपरेबिलिटी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी कानून का एक छोटा सा हिस्सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकला तो क्या पूरे के पूरे कानून को कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए? इसका प्रैक्टिकल जवाब है नहीं। देखो, लेजिस्लेचर एक कानून बनाने में महीनों का टाइम और रिसोर्सेज लगाती है। अगर एक 100 पेज के एक्ट में सिर्फ एक पैराग्राफ फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, तो कोर्ट्स उस एक्ट को बचाने की कोशिश करती हैं। जैसे अगर एक बहुत अच्छे सेब का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सड़ गया है तो पूरा सेब थोड़ी फेंका जाता है। सिर्फ वो खराब हिस्सा एक सर्जिकल प्रिसिजन के साथ काट कर अलग कर दिया जाता है। बहुत से एग्जाम्पल दिया आपने। अगर वो बचा हुआ वैलिड हिस्सा इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, तो लॉ सर्वाइव कर जाता है। इसका सबसे फेमस एप्लीकेशन कीहोटा हॉलोहैंड केस में देखा गया था। 1992 वाला केस जो 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा था। हाँ, इस लॉ का बेसिक मकसद था पॉलिटिशियंस को पार्टी बदलने से रोकना, वो आयाराम गयाराम वाली पॉलिटिक्स। हाँ, वही केस। लेकिन इस लॉ के पैराग्राफ 7 में एक कंट्रोवर्शियल बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा और कोई भी कोर्ट इस प्रोसेस का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, जो कि सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ था। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने इस पैराग्राफ 7 को स्कैन किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज करते हुए उन्होंने सिर्फ पैराग्राफ 7 को काटकर अलग कर दिया। और बाकी का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल वैलिड रहा। हाँ, ऐसा ही कुछ FN बलसारा केस में भी तो हुआ था, जहां बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के सिर्फ 8 सेक्शंस को इनवैलिड किया गया था और बाकी पूरा एक्ट सेफली चलता रहा। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। ये टूल इंश्योर करता है कि गवर्नेंस चलता रहे। लेकिन अब सोचिए, तब क्या होता है जब वायरस सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल होने से पहले ही मौजूद हो? मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस की बात कर रही हैं आप। यहाँ कहानी जरूर कॉम्प्लेक्स होती होगी। बहुत कॉम्प्लेक्स। और यही हमारा दूसरा सर्जिकल टूल सामने आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी ग्रहण का सिद्धांत। ये ठीक आर्टिकल 13(1) से जुड़ा है। अगर 1950 से पहले का कोई लॉ अचानक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फंडामेंटल राइट से टकराता है, तो क्या आर्टिकल 13 उसे हमेशा के लिए मार देता है? टेक्निकल टर्म्स में वो लॉ ऑफिशियली डेड नहीं होता, बल्कि उस पुराने कानून पर फंडामेंटल राइट्स का एक ग्रहण यानी शैडो लग जाता है। मतलब वो लॉ इफेक्टिवली डॉर्मेंट हो जाता है। आसान भाषा में कहूं तो एक ज़ॉम्बी लॉ बन जाता है जो नागरिकों के खिलाफ लीगली एनफोर्सेबल नहीं है जाता। ज़ॉम्बी लॉ, ये टर्म परफेक्टली फिट बैठती हैं। और इस ज़ॉम्बी लॉ की खासियत यह है कि ये वापस जिंदा भी हो सकता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल भेगाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP केस में देखने को मिलता है। हाँ, 1947 वाला CPN बिरार मोटर व्हीकल्स एक्ट है ना, उसमें क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो इस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत गवर्नमेंट मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अपनी एब्सोल्यूट मोनोपोली बना सकती थी। लेकिन जैसे ही 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, आर्टिकल 19(1)G ने सभी सिटीजन्स को ट्रेड या बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट दे दिया। अचानक से गवर्नमेंट की मोनोपोली वाला वो एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया। नतीजा ये हुआ होगा कि उस पुराने लॉ पर ग्रहण लग गया। बिल्कुल, वो इनऑपरेटिव हो गया। लेकिन 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ, जिसमें आर्टिकल 19(6) को अमेंड करके
गवर्नमेंट को स्टेट मोनोपोलीज क्रिएट करने की लीगल इजाजत मिल गई। एंड अपने आप हट गया। वेट, सच में? यानी ये पुराने कानून मरे नहीं हैं, बस ज़ॉम्बी लॉज की तरह सो रहे हैं और मौका मिलते ही वापस आ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो वैसे किसी साई-फाई फिल्म से कम नहीं लगता। है ना मजेदार। अब राइट्स के इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को समझते हुए एक और बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठता है। अगर आर्टिकल 13 नागरिकों को ये अभेद्य ढाल देता है, तो क्या कोई नागरिक अपनी मर्जी से इस ढाल को छोड़ने का फैसला कर सकता है? मतलब वॉलंटरीली अपने राइट सरेंडर करना। यही पर हमारा तीसरा टूल इंटरवीन करता होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। एग्जैक्टली। और इंडिया में कोर्ट्स का स्टैंड इस मुद्दे पर एकदम क्लियर है। कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव यानी त्याग नहीं कर सकता। बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का केस इसका परफेक्ट इलस्ट्रेशन है। उस केस में एक व्यक्ति ने टैक्स इन्वेस्टिगेशन को सेटल करने के लिए अथॉरिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट साइन कर लिया था, राइट? हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि जिस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वो एक्ट खुद आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का वायोलेशन था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया होगा कि भाई तुमने तो एग्रीमेंट साइन करके खुद अपने राइट्स वेव कर दिए थे। वही तो आर्ग्यूमेंट था उनका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इसके पीछे एक बहुत प्रोफाउंड लॉजिक दिया कि स्टेट और एक आम सिटीजन के बीच पावर का बहुत बड़ा इम्बैलेंस होता है। सही बात है। लोग अक्सर प्रेशर में या असुरक्षा के चलते अपने राइट से समझौता कर लेते हैं, जैसे फेमस ओल्गा टेलिस केस में हुआ था। हाँ, जिसे पेवमेंट ड्वेलर्स भी कहते हैं। बिल्कुल। उसमें स्लम ड्वेलर्स ने शुरू में कोर्ट के बाहर अग्री कर लिया था कि वो फुटपाथ खाली कर देंगे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया कि राइट टू लाइवलीहुड एक फंडामेंटल राइट है जिसे कोई वेव नहीं कर सकता। राइट। क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का पर्सनल बेनिफिट नहीं है ना? खड़े हैं। ये इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और पब्लिक पॉलिसी का फाउंडेशनल एलिमेंट है। बिल्कुल। अगर लोग अग्रीमेंट साइन करके बेसिक राइट्स कॉम्प्रोमाइज करने लगे तो स्टेट की एब्सोल्यूट पावर को चेक करने वाली बाउंड्री ही टूट जाएगी। करेक्ट। इसलिए इन राइट्स को वेव करने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आर्टिकल 13 किस तरह काम करता है और जुडिशरी लॉज को फिल्टर करने के लिए डॉक्ट्रिन्स का कैसे यूज करती है। लेकिन अब जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल सफर में होने वाला था, उसने सच में देश की नींव हिला दी थी। आप आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 की हिस्टोरिकल टक्कर की बात कर रहे हैं ना? यस, हिस्ट्री की सबसे एपिक टक्कर। एक तरफ आर्टिकल 13 जो कहता था कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को छीन ले, और दूसरी तरफ आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की इमेंस पावर देता था। यहाँ पे एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स पैदा हो गया कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर सकती है और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है जिन्हें आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट कर रहा था। सवाल यह था कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13(3) के कॉन्टेक्स्ट में एक आम लॉ है? हाँ, अगर अमेंडमेंट एक लॉ है तो आर्टिकल 13 उसे वॉइड कर देगा, लेकिन अगर वो लॉ नहीं है तो पार्लियामेंट आसानी से राइट्स को बाईपास कर सकती है। ये टक्कर डेकेड्स तक चली। शुरुआती दौर में जैसे 1951 के शंकरी प्रसाद केस और 1965 के सज्जन सिंह केस में जुडिशरी का स्टैंड थोड़ा अलग था ना? प्रॉपर्टी राइट्स को अमेंड करना जरूरी था उस वक्त। तो इन अर्ली केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने होल्ड किया कि आर्टिकल 368 की अमेंडिंग पावर बहुत स्पेशल है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हालांकि एक अमेंडमेंट लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए आता है, पर वो आर्टिकल 13(3) के अंदर एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। इसका सीधा मतलब तो ये निकला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकती है, और यहाँ आर्टिकल 13 एज अ बाउंसर काम नहीं करेगा। ठीक यही समझ थी उस समय, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता एक डर पैदा होने लगा। अगर पार्लियामेंट की पावर पर कोई रोक नहीं है तो मेजॉरिटी आने पर पॉलिटिकल पावर फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीटली गायब कर सकती है। और इसी डर के चलते 1971 में आया हिस्टोरिक गोलकनाथ केस। एक 11 जज की मैसिव बेंच ने अपने ही पुराने डिसीजंस को कंप्लीटली ओवररूल करते हुए एक यू टर्न लिया। चीफ जस्टिस कोका सुब्बाराव की मेजॉरिटी रूलिंग ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 368 की पावर एब्सोल्यूट नहीं है। उन्होंने हेल्ड किया कि अमेंडमेंट भी एसेंशियली एक लॉ ही होता है आर्टिकल 13(3) के अंडर। जिसका मतलब साफ था कि पार्लियामेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। एक स्ट्रिक्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी गई उनके ऊपर। लेकिन पास्ट अमेंडमेंट्स का क्या हुआ फिर? वहां पर कोर्ट्स ने
प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का प्रिंसिपल यूज किया। मतलब कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा कि अब तक आपने जो अमेंडमेंट्स कर दिए हैं हम उन्हें इनवैलिडेट नहीं करेंगे, लेकिन आज के बाद से आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स को हाथ नहीं लगा सकते। इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद तो उस वक्त के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एकदम भूकंप आ गया होगा। जुडिशरी ने एसेंशियली पार्लियामेंट से उनकी सबसे बड़ी पावर छीन ली थी। और पार्लियामेंट ने इसका जवाब भी बहुत एग्रेसिवली दिया। 1971 में ही 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने सीधा आर्टिकल 13 में ही एक नया क्लॉज क्लास 4 जोड़ दिया ना। हाँ। और इसमें लिखा कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी, और आर्टिकल 368 में लिख दिया कि कोई भी पावर उन्हें अमेंड करने से नहीं रोक सकती। हाँ। एक मिनट, 24th अमेंडमेंट से तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट ने खुद को एक वीडियो गेम का चीट कोड दे दिया। अगर वो खुद ही ये क्लॉज जोड़ लें कि आर्टिकल 13 हम पर लागू नहीं होता, तो फिर उस फंडामेंटल राइट्स की ढाल का क्या मतलब रह गया? ये सवाल उस वक्त पूरे देश के सामने था, और इस एब्सोल्यूट पावर स्ट्रगल का क्लाइमैक्स 1973 के केशवानंदा भारती केस में सामने आया। ये इंडियन लीगल हिस्ट्री का सबसे लंबा और सबसे बड़ा जजमेंट है। एक 13 जज की बेंच लगातार सप्ताहों तक इस सवाल से जूझती रही कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन है। इस केस में उस 24th अमेंडमेंट के चीट कोड को भी तो चैलेंज किया गया था। हाँ बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन किसी लीगल पोएट्री से कम नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट और हाईली बैलेंस्ड रास्ता निकाला। कोर्ट में कहा, ठीक है, हम 24th अमेंडमेंट को वैलिड मानते हैं। पार्लियामेंट के पास सच में कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स को अमेंड करने की पावर है। लेकिन एक बड़ा और हिस्टोरिक लेकिन वहां जरूर था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक नई थ्योरी इन्वेंट की, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। सही पकड़ा। कोर्ट का तर्क ये था कि अमेंड करने का मतलब बदलाव करना होता है, डिस्ट्रॉय करना नहीं। इसे एक स्ट्रक्चरल एनालॉजी से डीपली समझा जा सकता है। जैसे अगर आपके पास एक घर है और आपको उसे अमेंड करने का अधिकार दिया गया है, तो आप खिड़की का डिजाइन बदल सकते हैं, दीवारों का पेंट चेंज कर सकते हैं, एक नया कमरा भी जोड़ सकते हैं। पर आप उस घर की फाउंडेशन को, उसकी नींव को बम से उड़ाकर वहां एक न्यूक्लियर बंकर नहीं बना सकते। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट राइट्स को मॉडिफाई जरूर कर सकती है, लेकिन वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की मूल संरचना, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और जुडिशियल रिव्यू इस घर की फाउंडेशन है। ये सच में एक ऐसी ब्रिलियंट रूलिंग थी जिसने पार्लियामेंट को पावर वापस भी दे दी, पर एक अनक्रॉसेबल बाउंड्री भी लगा दी। लेकिन पावर डायनामिक्स इतनी आसानी से थोड़ी सेटल होती हैं। 1976 में इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल दोबारा पूरी तरह से अपने हाथों में लेने की कोशिश की। देश में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने आर्टिकल 368 में क्लॉजेस 4 और 5 जोड़ दिए थे, जिसकी वोटिंग तो अपने आप में बेहद चिलिंग थी। इनमें एक्सप्लिसिटली लिख दिया था कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उनके पास किए गए किसी भी अमेंडमेंट को देश के किसी भी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। ये तो इनडायरेक्टली कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर को पूरी तरह छीन लेने का एक ब्लेटेंट अटेम्प्ट था। एक क्लियर मैसेज था कि लेजिस्लेचर जो फैसला लेगी वही फाइनल कानून होगा और कोई लीगल एंटीवायरस उसे स्कैन नहीं कर पाएगा। पर तभी 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में एक फाइनल काउंटर अटैक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कॉन्ट्रोवर्शियली जोड़े गए क्लॉजेस को थॉरोली एनालाइज किया और उन्हें सीधे तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर खुद अपने आप में इस कॉन्स्टिट्यूशन की नींव यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एग्जैक्टली। पार्लियामेंट को अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, इसीलिए वो खुद उस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं हो सकती। मिनर्वा मिल्स के इस डिसीजन ने एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक सॉलिड बैलेंस रिस्टोर कर दिया और आर्टिकल 13 की मूल आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो शंकरी प्रसाद की शुरुआती कंफ्यूजन से लेकर गोलकनाथ का फियर ड्रिवन यू टर्न, फिर केशवानंदा भारती की मिडिल ग्राउंड रूलिंग और मिनर्वा मिल्स की एब्सोल्यूट क्लैरिटी तक, ये पूरी क्रोनोलॉजी सिर्फ कोर्ट्स और गवर्नमेंट्स की राइवलरी नहीं है। ये एक जिंदा डेमोक्रेसी का प्रूफ है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस सोसाइटी को डिक्टेटरशिप की तरफ जाने से रोकते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि आर्टिकल 13 सिर्फ किसी पन्ने पर लिखा गया एक ड्राई लीगल टेक्स्ट नहीं है। ये उस फंडामेंटल बिलीफ का प्रैक्टिकल टूल है जो इंश्योर करता है कि देश रूल ऑफ मेन से नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ से चलेगा।
ये सोसाइटी और स्टेट के नाजुक रिलेशनशिप का सबसे पहला पहरेदार है, जिसके चलते आर्बिट्ररी एक्शन से आम इंसान की डिग्निटी को बचाया जा सका है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये कांस्टेंट एवोल्यूशन का प्रोसेस रहा है। लेकिन वैसे हम किसी भी डीप डाइव को बिना एक नए थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स पर्सपेक्टिव के खत्म नहीं करते। एक ऐसी फाइनल थॉट जो अभी तक की नॉलेज को फ्यूचर की रियलिटी से टकराती हो। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उन्होंने कस्टम और यूसेज जैसी इनविजिबल प्रथाओं को आर्टिकल 13(3) के तहत लॉ माना था, ताकि ग्राउंड लेवल इविल्स को क्रश किया जा सके। हाँ, अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को रोकने के लिए। पर जरा इस मॉडर्न हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग के बारे में सोचिए। आज के टाइम में सरकारें और अथॉरिटीज लगातार ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर रही हैं। वेलफेयर स्कीम्स में किसे बेनिफिट मिलेगा, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर किसको रैंडमली सस्पेक्ट बनाएगा, ये सब कुछ मैन्युअली पेपर पर लिखे कानून से नहीं बल्कि अनसीन कंप्यूटर कोड्स डिसाइड कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत प्रोफाउंड एंगल है। तो आने वाले वक्त के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जब कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड AI एल्गोरिदम सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो क्या कोर्ट्स उस डिजिटल कंप्यूटर कोड को आर्टिकल 13(3) के तहत लॉ मानेंगी? एग्जैक्टली। आज के युग में जब ऑप्रेसर्स किसी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए प्रिंटेड कानून की जगह कोड का सहारा ले सकते हैं, तो क्या आर्टिकल 13 की ये हिस्टोरिक ढाल उस इनविजिबल एल्गोरिदमिक वायरस को डिटेक्ट और वॉइड करने के लिए टेक्निकली अपग्रेड हो पाएगी? एक फिजिकल लॉ का सदना तो दिख जाता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काट के फेंक सकती है, पर AI के कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क में छिपे बायस को सेवर करना कितना आसान होगा? ये सच में एक नया डायग्नोस्टिक मडी वाटर है, जिसका एक्सरे फ्यूचर की जुडिशरीज को करना ही पड़ेगा। अपने फंडामेंटल राइट्स के इस रैपिड डिजिटल एवोल्यूशन और फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में आगे डीपली सोचना एक जरूरी कंटिन्यूअस मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि राइट्स का प्रोटेक्शन एक बार की कोशिश नहीं, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आज के डीप डाइव को यहीं रोकते हैं दोस्तों, इस एक आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विचार के साथ।